हेलो एवरीवन। क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने द साउंड ऑफ म्यूज़िक के फर्स्ट पार्ट इवलिन ग्लेनी वाले चैप्टर को हमने पूरा किया। अब उसका पार्ट सेकेंड हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका नाम द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। वैसे जब फर्स्ट पार्ट शुरू किया तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में बताया था। हमको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा बिस्मिल्लाह खान का फ़ोटो भी। बिस्मिल्लाह खान, जिसको शहनाई किंग कह सकते हैं या सबसे अच्छे शहनाई वादक कह सकते हैं, जिन्होंने शहनाई को विश्व विख्यात किया, विश्व में उसकी एक अलग पहचान बनाई। क्योंकि शहनाई जो है वो नॉर्थ इंडियन एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, जिसको विदेशों में पहचान दिलाने का जो श्रेय जाता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किस तरह से और उनके जीवन का सफ़र रहा और उन्होंने शहनाई को कैसे आगे बड़े बड़े मंचों पर पहुंचाया, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का हमारा लेसन शुरू करते हैं। एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एम्परर औरंगजेब, यानी इसकी हिस्ट्री की ओर जा रहे हैं कि शहनाई कहाँ से आई, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बनी, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसने बताया कि एम्परर औरंगजेब, यानी औरंगजेब जो सम्राट औरंगजेब था, उसने क्या कर दिया, तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिसको हम लोग पूंगी कहते थे। अब पूंगी कैसी होती है हम लोगों ने देखी भी होगी, स्क्रीन पर भी हमको दिख रही है कि पूंगी जो है वो कैसी होती है। सांप सपेरे जो है वो उसका ज़्यादातर उपयोग करते हैं, वैसे कई कार्यक्रमों में भी इसका उपयोग होता था। लेकिन इस पूंगी को उनके जो रॉयल रेजिडेंस है, यानी कि उनका जो शाही आवास है, यानी कुल मिलाकर ऐसा है कि जो सम्राट, शासक या महाराजा महाराजा होते थे, वो अपने उस जो दरबार होता था, उस दरबार में कभी उनका मन बहलाने के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित करते थे, जिसमें कई तरह के गाना बजाना नाचना ऐसे कार्यक्रम होते थे। उसमें कई सारे ऐसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजते थे, जिसमें एक पूंगी भी उनमें शामिल हुआ करती थी। लेकिन औरंगजेब ने क्या कर दिया, तो उनके रॉयल रेजिडेंस में, यानी उनके दरबार में, जो शाही दरबार था, वहां पर इस पूंगी को बजाने पर बैन लगा दिया। यानी आज के बाद पूंगी जो है वो रॉयल रेजिडेंस में नहीं बजेगी, ऐसा उन्होंने आदेश दे दिया। अब यह क्यों दिया, क्योंकि इट हैड अ श्रील अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि उसका जो साउंड निकलता था वो एक श्रील था। श्रील का मतलब होता है जिसको कह सकते हैं तीखा, एकदम बुरा लगने वाला, कानों को चुभने वाला, कर्णभेदी कह सकते हैं। तो एक ऐसा अनप्लेजेंट, यानी कि जो हमको प्रसन्न नहीं करता है, एक ऐसा जो है वो उसका साउंड निकलता था, इसीलिए उन्होंने बैन लगा दिया। पूंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर, और इसीलिए धीरे धीरे पूंगी का जो है वो इस प्रकार से प्रचलन में नाम आ गया कि पूंगी का मतलब हो गया कि एक आवाज करने वाला, शोर मचाने वाला कोई ऐसा रीडेड, यानी कि जिसके अंदर इधर से लगाकर उस पार्ट तक पूरे छेद हो, जैसे है ना बांसुरी में वगैरह होता है ना, पूरा एकदम बांस जो होता है वो छेद वाला होता है। तो ऐसा इस प्रकार का और एकदम शोर मचाने वाला ऐसा एक जेनरिक नेम बन गया, उसका सामान्यतया नाम बन गया। कोई भी अगर चिल्ला रहा है या कोई चीज़ अगर बजा रहा है, क्या पूंगी बजा रहा है, ऐसा कहने लग गए। हम आज भी कहते हैं ना कि क्या आपने पूंगी चालू कर दी, बजा दिया, यानी शोर शराबा करने वाला, ऐसा जो कानों को नहीं चुभने वाला, यानी अच्छा नहीं लगने वाला, ऐसा इंस्ट्रूमेंट नाम बन गया उस पूंगी का। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, यानी फ्यू मतलब होता है, और वैसे कुछ अपन इस लग रहा है इससे, लेकिन इसका मतलब होता है न के बराबर, यानी बिल्कुल नहीं कह सकते हैं इसको। यानी कोई यह नहीं सोचता था कि यह जो है वो कभी वापस रिवाइव होगी। रिवाइव का मतलब होता है जीवंत होगी, यानी वापस चलन में आएगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस decided to improve the tonal quality of the pungi। फिर एक बार क्या हुआ कि एक बार्बर
ऑफ अ फैमिली, यानी एक परिवार से बार्बर हुआ करता था। बार्बर का मतलब जो बाल काटने का कार्य करते हैं, नाई जाति जिनको कहते हैं, तो वह एक उस परिवार का एक सदस्य था जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, जो कार्य क्या करता था, म्यूजिशियन था, यानी व्यावसायिक, प्रोफेशनल का मतलब जो व्यावसायिक तौर पर म्यूजिक बजाने का कार्य करता है, ऐसा एक व्यक्ति था। लेकिन वो उसका जो जाति थी वो बार्बर था। तो वह हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो क्या करता था, तो वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, इसीलिए वो भी उस रॉयल पैलेस में यानी शाही दरबार में अपने उस महल में जो प्रस्तुतियां देता रहता था। तो उसने जो है वो ये कह रहा है कि एक बार यह सोचा, निश्चय किया, डिसाइडेड टू इंप्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। वो उसने ये सोचा कि मैं इस पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, यानी उसकी जो आवाज आती है ना, वो आवाज आती है, वो कानों को चुभने वाली लगती है, मैं इसकी क्वालिटी को ठीक करूंगा और ठीक करके इसके गुण बढ़ा करके और फिर इसको मैं पेश करूंगा, यानी इसको अच्छा कैसे और बजाया जा सकता है, उसकी आवाज अच्छी कैसे आ सकती है, यह उसने तय किया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. फिर उसने क्या किया कि उसने एक ऐसा पाइप जो है वो ढूंढा, उसने उस पाइप, ऐसा पाइप ढूंढा जिसके नेचुरली होलो सिस्टम यानी इधर से लगाकर इधर तक पूरा छेद हो, खाली हो, अंदर है ना, भरा हुआ नहीं, तो वो पाइप तो ऐसा ही होता है, तो ऐसा पाइप उसने ढूंढा उसके ऊपर। और वो कैसा, तो पुंगी से जो है वो थोड़ा लंबा भी, थोड़ा सा मोटा भी, है ना, मोटा ही थोड़ी ज्यादा, तो इस प्रकार का उसने एक पाइप ढूंढा। पाइप उसने लाने के बाद उसने क्या कर दिए, तो उसकी बॉडी के अंदर 7 होलो यानी कि होल कर दिए, छेद जैसे बंसी में होते हैं ना ऊपर नीचे फिंगरिंग करने के लिए, तो इस प्रकार से उसने उसके अंदर छेद कर दिए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced। तो ये कह रहे हैं कि और जब भी उन छेद जो किए थे, उन छेद को ऊपर नीचे, है ना, उंगलियों से ऊपर नीचे उसको खोलना बंद करने का सिस्टम करके जब बजाया जा रहा था, तो एक बहुत ही अच्छा साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, यानी उत्पन्न होने लगा ऐसा अच्छा। ठीक है ना, आपको स्क्रीन पर जो है वो पुंगी कैसी होती थी और शहनाई कैसी बनी, यह दोनों ही जो है वो दिखेंगे स्क्रीन पर, हम लोग ठीक से देख सकते हैं। He played the instrument before royalty and everyone was impressed। और फिर उन्होंने क्या किया, उस इंस्ट्रूमेंट को जब बजाया और जब सुंदर सी आवाज उसके अंदर से प्रोड्यूस हो रही थी, तो उस बार्बर ने क्या किया कि उस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी यानी कि उन शाही दरबार में राजा महाराजाओं के सामने बजाया। और जब बजाया तो एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, सभी लोग जो है वो इम्प्रेस हुए, उसको देख करके प्रसन्न हो गए, है ना, प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट so different from the pungi had to be given a new name। अब वो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो पुंगी से एकदम डिफरेंट था, इसलिए उसको पुंगी नहीं कहा जा सकता था। तो इसीलिए जब उसको पुंगी नहीं कहा जा सकता था तो उसको एक नया नाम देना होगा कि इंस्ट्रूमेंट को किस नाम से जाना जाएगा, इसका क्या नाम दिया जाए, तो ऐसा जब उसको नया नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि स्टोरी हुई थी उसके लिए कि सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड in the Shah's chamber and was played by a nai barber, the instrument was named the शहनाई। तो क्योंकि जैसी कि उसकी स्टोरी है, यह इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले बजाया कहाँ गया था, तो यह शाह चैम्बर यानी कि शाही चैम्बर में, यानी राज दरबार में जिसको कह सकते हैं, वहां बजाया गया था। और इसको सबसे पहले तो इसीलिए शाह आ गया उस वहां से, और वहां उसको बजाया किसने था सबसे पहले, तो एक नाई ने बजाया था। इंडियन स्टोरी है, इसलिए इंडिया में नाई बोला जाता है जाति को, जो बार्बर कहते हैं। तो सबसे पहले एक बार्बर ने यानी एक नाई ने बजाया, शाह चैम्बर में यानी शाही चैम्बर में बजाया, इसीलिए इसका जो नाम है वो दिया गया शाहनाई, यानी कि यह शहनाई हो गया ना, शाही चैम्बर, और जो है वो नाई ने बजाया तो शाह चैम्बर, ऐसा शहनाई बन गया। ठीक है, तो यह हम देख सकते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू कंसिडर्ड ऑस्पिशियस and for this reason it is still played in the temples and is an indispensable component of any North Indian weddings। तो ये कह रहे हैं कि और फिर शहनाई का जो साउंड है वो एक बहुत ही सुंदर, एक ऑस्पिशियस माना जाने लगा, है ना, इस तरह से माना जाने लगा, कंसिडर्ड यानी सुविचारित होना या माना जाने लगा। तो उसको जो है ना वो ऑस्पिशियस यानी मंगल सूचक
यानी इसको मंगल के कार्यक्रम यानी अच्छे कार्यक्रम होते हैं, शुभ का संकेत माना जाने लगा शहनाई बजाना। और इसी कारण क्या होने लगा, तो इसको जो है वो टेम्पल्स में बजाने जाने वाला एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया, इंडिस्पेंसिबल यानी कि अटालनीय ऐसा कंपोनेंट हो गया, एक ऐसा अंग हो गया म्यूजिक का जिसको मंदिरों में बजाना अनिवार्य है ना। इस प्रकार से हो गया। और जितनी भी नॉर्थ इंडिया में वेडिंग्स जो होती है, शादी जो होती है, उन विवाह समारोह में भी शहनाई जो है, मैरिजेज में शहनाई भी इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट बन गया कि यह बजाई जाएगी। तो ऐसा जो है वो हो गया क्योंकि इसको एक शुभ का सिंबल माना जाने लगा। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। भूतकाल में क्या था ये, तो पुराने समय में राजा महाराजा के दरबार में, जैसा मैंने बताया कि उनके दरबार में कुछ है ना वो इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड जो है वो रखे जाते थे, है ना। तो अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। तो वहाँ पर एक प्रथा थी नौबत की, नौबत बाजे जिनको बोलते थे। अब नौबत बाजा हिंदी वर्ड है, इसकी जब हम बुक में देखेंगे, पास में स्क्रीन पर दिख रही है, तो वहाँ पर इसकी फ़ॉन्ट भी अलग प्रकार की दिख रही है। जो अलग फ़ॉन्ट आती है ना थोड़ी सी इटैलिक्स, उसको हम लोग इंडियन वर्ड है ये, है ना। हिंदी वर्ड को इंग्लिश में जब लिखा जाता है तो टेक्स्ट में इस तरह से दिया जाता है। तो नौबत, अब नौबत यानी क्या, तो नौबत में 9 प्रकार के ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आते थे, है ना। नौबत में तो 9 प्रकार के ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो राजा महाराजाओं के रॉयल कोर्ट्स में यानी कि उनके जो शाही दरबार में रखे जाने वाले इंस्ट्रूमेंट होते थे, उसमें एक जो है वो यह भी अनिवार्य इंस्ट्रूमेंट बन गया था, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर लिखा है ट्रेडिशनल एंसेम्बल। एंसेम्बल का मतलब होता है पारंपरिक जो म्यूजिक का समूह होता है, वो ग्रुप होता है, उसको कहते हैं। तो उस 9 इंस्ट्रूमेंट का जो समूह होता है उसके अंदर जो है वो ये भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और फिर उसके बाद में अब तक जो है वो इसका उपयोग लंबे समय तक केवल विवाह समारोह में या फिर मंदिरों में ही होने लगा। बस शहनाई और कहीं उपयोग में नहीं आ रही थी, केवल मंदिरों में बजती थी या नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में बजती थी, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं बज रही थी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। लेकिन अगर इसको जो है वो उन मंदिरों से और उन शादियों के कार्यक्रम से, उन विवाहों के कार्यक्रम से, उन मैरिज फंक्शन से उठा करके और अगर उसको किसी क्लासिकल स्टेज पर यानी शास्त्रीय संगीत के उस स्टेज पर, रंगमंचों पर लाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो श्रेय केवल और केवल उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो मंदिरों में बजने वाला इंस्ट्रूमेंट था, जो अलग अलग जैसे मैरिज फंक्शंस में बजाया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, उसको स्टेज पर जाकर के बजाया और उसको एक अलग पहचान दिलाई, तो वह श्रेय जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस प्रकार से इसको आगे ले गए, कैसे क्या हुआ, वह स्टोरी जो है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एज ए 5-year-old Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar। तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो मूल बिहार के डुमराव नाम का जो राज्य था वहाँ के रहने वाले थे। उस समय राजा महाराजाओं का राज्य हुआ करता था और इसके लिए उसको हम लोग डुमराव को उसने एस्टेट बताया है, तो वहाँ के रहने वाले थे। तो जब वो 5 साल के थे बिस्मिल्लाह खान, तो उस समय वो गिल्ली डंडा उस तालाब के किनारे, जो पुराना डुमराव स्टेट था उसके तालाब था, उस तालाब के किनारे जो है वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। अब गिल्ली डंडा भी एक इटैलिक फॉन्ट में दिया है क्योंकि हिंदी वर्ड है, इंडियन स्टोरी है, इसलिए बहुत सारे हिंदी वर्ड यूज करने होंगे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेता, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg। तो फिर उसके बाद क्या था, तो सारे ही बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को क्या होता है कि जब वो उस तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे, फिर जब शाम होती थी तो पास में एक बिहारी जी का मंदिर हुआ करता था। उस बिहारी जी के मंदिर में रोजाना कुछ भजन, कुछ गीत धार्मिक ऐसे गाए जाते होंगे, आरती के बाद ऐसा होता होगा। तो उस गीत को जब बच्चे गाने के लिए जाते थे, जिसको वहाँ की स्थानीय भाषा में चेता ऐसा वो कहते हैं, तो वो चेता गाई जाती थी, तो वह खुद भी दौड़ करके वहाँ जाते थे। और वो इसलिए जाते थे क्योंकि जब वो चेता यानी वो भजन गीत पूरे होते थे तो उसके बाद में एक लड्डू मिलता था, और उस लड्डू का साइज क्या होता था, 1.25 किलो, 1 किलो और 250 ग्राम।
इतना बड़ा लड्डू मिलता था रोजाना, उसके लिए जाते थे। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और वह किसके द्वारा दिया जाता था, तो वहां के लोकल जो महाराजा थे उन महाराजा की ओर से बढ़ता था, तो वो लेने के लिए जाते थे। दिस हैपेंड 80 years ago एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और यह जो है वो 80 वर्षों पहले हुआ करता था, यानी यह उनके बचपन की छोटे थे उस समय की कहानी है, और इसीलिए यह जब 80 वर्ष पहले हुआ करता था ये, यानी जब ये पाठ लिखा गया उससे इन्होंने बताया 80 वर्ष पहले। लेकिन अब किसी को पता नहीं कि उस छोटे बच्चे ने जो है वो उस भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जिसको कहा जा सकता है, वह जो है वो उसने कमा लिया है, जिसको भारत रत्न कहते हैं, यानी बिस्मिल्लाह खान, जिनको भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहते हैं, क्योंकि उनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था। Born on 21 March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. उनका जन्म 21 मार्च 1916 को उनका जन्म हुआ था। एक बिहार के अच्छे संगीतज्ञ घराने में उनका जन्म हुआ था, यानी एक अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ था जो संगीत के लिए पहचाना जाता था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके पिताजी ग्रैंडफादर यानी उनके दादाजी रसूल बख्श खान जिनको कहते हैं, वो एक शहनाई नवाज यानी भोजपुरी जो राजा थे उन राजा के दरबार के दरबारी म्यूजिशियन थे, और जिसमें शहनाई नवाज पीछे लगता है शहनाई बजाने वाले को, तो शहनाई नवाज थे वहां पर, यानी शहनाई बजाते थे उनके उस दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। और उनके जो पिताजी जिनको पैगंबर बख्श के नाम के से जाना जाता है ना, उनका नाम ये था, उन्होंने और उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स, पैटर्नल यानी पिताजी से जो संबंधित होते हैं वो, मैटरनल यानी माताजी से जो संबंधित होते हैं वो, तो पैटर्नल यानी पिताजी के संबंध में जितने भी एंसेस्टर्स यानी उनके पूर्वज जो थे, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, यानी उनके अंकल, बड़े पिताजी, दादाजी, है ना, वो सारे, वो सभी जो है वो एक अच्छे शहनाई प्लेयर हुआ करते थे, यानी अच्छी शहनाई बजाने वाले सभी जो है लोग थे, यानी पूरा परिवार जो है वो शहनाई बजाता था दरबार में, मंदिरों में ऐसा। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, और इसीलिए उस छोटे से लड़के ने अपने जीवन में उस संगीत को बहुत जल्दी ही डाल दिया, क्योंकि परिवार में सारे लोग शहनाई और इस तरह से संगीत बजाने वाले थे, तो इसीलिए वो भी जो है वो उसी प्रथा में ढल गए, और इसीलिए संगीत जो है वो बचपन से ही सीखना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। तो फिर क्या था कि जब वो छोटा था, है ना, तो उसकी माताजी, यानी जब वो 3 साल का था तो उसकी माताजी जो है वो उसको मैटरनल अंकल के घर पे, यानी उसके मामा जी के घर पे लेकर के गई, यानी नाना के घर ननियाल लेकर के गई होगी, तो वहां उस मामा जी के घर पे लेकर के गई, जो बनारस में हुआ करता था पहले, जिसको बनारस कहते थे, अभी इसको वाराणसी कहते हैं, काशी जिसको हम अपनी भाषा में जानते हैं। तो बिस्मिल्लाह वहां पर जो है वो अपने अंकल्स को, यानी अपने उन मामाओं को लंबे लंबे समय तक जब शहनाई बजाते हुए देखते, उनको प्रैक्टिस करते हो ना, शहनाई बजाते हुए सुन करके, और फैसिनेटेड यानी आकर्षित हुआ, उसका आकर्षण जो है वो 3 साल का था तब से ही बढ़ गया। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई। और फिर क्या था कि वह जो है वो जल्दी ही बिस्मिल्लाह जो है उसने अपने अंकल के साथ जाना शुरू कर दिया, अली बख्श जिनका नाम था, और कहाँ जाते, तो उसके मामा जो है ना वो बनारस के अंदर एक विष्णु भगवान का टेम्पल हुआ करता था, एक मंदिर हुआ करता था, जहां पर वो शहनाई उस मंदिर में बजाते थे, और मंदिर को रखने वाले या राजा वगैरह ये लोग जो है वो मंदिरों में जो भी बजाते हैं उनको रुपए देते होंगे, तो उनका यह कार्य था कि रोजाना वहां उस मंदिर में शहनाई बजाने का कार्य वहां पर किया करते थे। बिस्मिल्लाह खान ने भी उनके साथ जाना शुरू कर दिया उस मंदिर में जल्दी ही। Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end। और फिर क्या था कि वहां पर अली बख्श जो है वो शहनाई बजाते लंबे समय तक, और बिस्मिल्लाह एकदम बिल्कुल वहां पर बैठ करके, और कैप्टिवेटेड यानी कैप्टिवेटेड का मतलब पूर्ण रूप से उसमें अपने शरीर को यानी झकझोर करके अपने मन को पूर्ण रूप से उसमें ध्यान देते हुए एकदम जो है वो उसको सुनते हुए कई घंटों तक वो वहां पर बैठे रहते जब तक पूरा नहीं हो जाता। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स
इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और फिर जल्दी ही उन्होंने भी शहनाई का प्रैक्टिस, वो छोटा सा बालक था उसने जल्दी ही शहनाई की प्रैक्टिस करना यानी उसको बजाना जो है वो शुरू कर दिया, और फिर पूरे पूरे दिन उसकी जो है वो शहनाई की लेसन्स लेना शुरू कर दिया और पूरे पूरे दिन बैठ करके और उसका अभ्यास किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। और फिर कई वर्षों तक वहां पर बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा के घाट, बनारस में गंगा के घाट हुआ करते हैं, है ही है अभी भी, तो वहां पर जो ये स्थान है वो उस छोटे अपेरेंटाइज यानी नौसिखिया उस बच्चे के सॉलिट्यूड के लिए, क्योंकि वहां पर सीखना है तो एकांत चाहिए, सॉलिट्यूड का मतलब एकांतपन, तो वहां उसके एकांत के लिए उसके फेवरेट हॉन्ट हुआ करते थे। हॉन्ट यानी स्थान, एक ऐसे स्थान हुआ करते थे जो उसके पसंद थे कि मैं यहां पर बैठकर आराम से मेरी प्रैक्टिस कर सकता हूं कई सालों तक। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। और फिर यह जो है वो उस गंगा की बहती बहती कलकल धारा जो है वह उस धाराओं से उसको जो है वो अपने उस शहनाई के कई सारे राग नए नए इन्वेंट करने को, यानी कि उसने जो शहनाई सीखी थी उनके पूर्वजों ने या उनके मामा ने, अंकल ने, उन लोगों ने जो सिखाई थी उसमें कुछ फिक्स राग थे, उन राग के आधार पर बजाते थे, लेकिन उस कलकल धारा को देख करके उन्होंने नए नए राग इन्वेंट किए, उसके अंदर उसको खोजा यानी आविष्कार किए, है ना। और वह इस प्रकार के ऐसे थे जो आज से पहले जो है वो शहनाई की रेंज से बाहर थे, यानी शहनाई के अंदर इस तरह के राग बजाए नहीं जाते थे, ऐसे राग उन्होंने जो है वो आविष्कृत किए, आविष्कार उनके किए। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference। और फिर 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह जो है वो अपने अंकल के साथ में इलाहाबाद का जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस था, एक म्यूजिक का बहुत बड़ा सम्मेलन था, वहां पर गया। At the end of his recital, उस्ताद फैयज खान patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it।" और फिर इस तरह से जब वो सम्मेलन पूरा हुआ तो पूरा होने के बाद में एक उस्ताद फैयज खान करके एक बड़ा म्यूजिशियन था, उसने उसकी पीठ थपथपाई उस 14 साल के बच्चे की, और पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुम वर्क हार्ड यानी मेहनत करो, तुम अवश्य ही आगे बढ़ोगे, यानी उसको कर लोगे, प्राप्त कर लोगे ये सारी चीजें। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। और फिर जब 1938 में लखनऊ के अंदर ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, तो उनको एक बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा ब्रेक मिल गया, उस रेडियो पर बजाने का ऑफर मिला। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर on radio। और जल्दी ही वो उन रेडियो पर often heard शहनाई प्लेयर बन गए, यानी अक्सर सुना जाने वाला शहनाई बजाने वाला एक शहनाई वादक यह बन गए, यानी रेडियो पर उनके रेगुलर शोज चलने लगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर हमने पिछला पार्ट नहीं देखा है एवलिन ग्लेनी वाला, तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, हम उसको देख करके पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी पुराने वीडियोस, ग्रामर, उनके लिंक दिए हुए हैं, आप आराम से उनको खोल करके और देख सकते हैं। अगला लेसन जो है, लेसन का जो अगला पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।